कि सिर्फ फटीचर की तरह ही देखे, इसलिए मैंने तुम्हें उस वक्त बीच में रोक दिया। मुझे माफ कर देना अगर पहचान की रात। लेकिन चलो, अब जब काम हो ही गया तो मैं तुम्हें इस आदमी के बारे में बता देता हूँ, लेकिन तुम लोगों को ना इस बात को बिल्कुल सीक्रेट रखना। लकी की डायरी विराज के हाथ लग चुकी थी और अब्बास ने उसके जरिए शहनाज तक लकी की डायरी विराज के हाथ लग चुकी थी और अब्बास ने उसके जरिए शहनाज तक कैसे पहुंचा जाए इसका मंत्र भी उसे दे दिया था। विराज को उसकी बात काफी अच्छी लगी और अगले ही दिन वो लकी की तरह कपड़े पहनकर शहनाज से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आ गया। जब वो लोग कैंटीन में खाना खाने के लिए आए और वहां पर विराज का 3 लड़कियों ने मजाक उड़ाना शुरू किया तो शहनाज को इस बात का बुरा लगा और वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उनके पास चली गई। शहनाज उन्हें विराज की पहचान बस बताने ही वाली थी कि इतने में विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बीच में ही रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि शहनाज उसकी पहचान किसी के सामने उजागर करे। शहनाज भी उसे देखकर रुक गई। शहनाज, तुम इस लड़के का पक्ष क्यों ले रही हो? ऐसे फटीचर का पक्ष लेकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? मुझे तो लगता है कि ये बस तुम्हारी सिंपैथी का इस्तेमाल करके ना तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, एक लड़की ने कहा। ठीक इसी वक्त विराज का नंबर आ गया था और वो शहनाज के लिए चावल खरीदने लगा। उसने कैंटीन के मालिक से कहा, मुझे 2 प्लेट चावल और 2 पानी की बोतल दे दो। जैसे ही उसने इतना पर कहा कि इसके बाद फिर से उन लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अबे फटीचर आदमी, तेरा दिमाग खराब है? 2 प्लेट दाल चावल में तो 4 लोग खा लेते हैं और ये पानी की बोतल खरीदने की बात तेरे दिमाग में कहां से आई? हाँ, देखो जरा इसे। एक तो यहाँ स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करता है और फिर स्कॉलरशिप का इस तरह फायदा उठाता है। तुझे मालूम भी है कि ये दोनों चीजें अपने आपस में मिलाकर कितनी महंगी आती है। तूने तो बिना सोचे समझे इसे मंगवा लिया। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? इस तरह के आदमी को तो स्कूल के बाहर फेंक देना चाहिए, इसको बाहर लटका देना चाहिए और इसकी फांसी की वीडियो हर जगह वायरल कर देनी चाहिए। बाकी सब लोग भी उन लड़कियों की बात सुनकर हाँ में हाँ मिला रहे थे और वो एक दूसरे से कह रहे थे, कितना बेकार आदमी है, ग्रांट के पैसे मिलने के बाद भी इस तरह से उठा रहा है इन्हें। काश मैं अपनी जिंदगी में भी ऐसा गरीब होता, काश। इधर विराज का खाना रेडी हो चुका था। उसे अपना पैकेट मिला और पैसे देकर वहां से रवाना हो गया। इतनी आसानी से ये कैसे इतने अच्छे खाने का मजा ले सकता है? मैं अभी इस साले को बताती हूँ, उस लड़की ने कहा। वो विराज को एक जोर से लात मार देना चाहती थी, लेकिन अचानक में विराज ने उसे घूर कर देखा तो वो रुक गई। विराज की आंखों से उसे इतना डर लगा कि उसका दिल ही जोर से कांपने लगा और वो बस नीचे ही गिर चुकी थी। विराज और शहनाज उसके बाद कैंटीन से बाहर निकल आए। बाकी लड़कियां भी कैंटीन से खाना लेकर बाहर आ गए थे और वो सब लोग लॉन में बैठ गई। वहां पर अनार के पेड़ के नीचे शांतनु बैठा था। बहुत बढ़िया काम किया, शांतनु ने उन लड़कियों से कहा और फिर उनके खाते में 10,000 रुपए भी ट्रांसफर कर दिए। थैंक यू शांतनु। वैसे शांतनु, तुम हमसे उस आदमी का मजाक बनाने के लिए क्यों कह रहे थे? शहनाज तो ऐसी दिख रही थी जैसे उस आदमी को बचाना चाहती हो और एक बार के लिए तो उस आदमी ने हमें बुरी तरह से डरा ही दिया था। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ऐसा उस डायरी में लिखा था, शांतनु ने धीरे से कहा। क्या? कौन सी डायरी? ये तुम क्या बात कर रहे हो? उन तीनों लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस डायरी की बात कर रहा था। शांतनु ने भी अपनी तरफ से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। वो इतने में जो लड़कियां विराज को कैंटीन से लात मारने की सोच रही थी, उसने शांतनु की तरफ देखा और कहा, वैसे एक बात बताओ, ये फटीचर था कौन? देखने में तो बहुत हैंडसम है। उसने सिर्फ एक बार मुझे घूर कर देखा तो मेरा तो बैलेंस ही बिगड़ गया। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि तुम लोगों के दिल में ना ये बहुत चल ही रहा होगा कि आदमी है कौन, क्या करता है, कहाँ से आया है, क्योंकि इससे पहले देखा नहीं ना तुमने इसे कभी। लेकिन चलो, अब जब काम हो ही गया तो मैं तुम्हें इस आदमी के बारे में बता देता हूँ, लेकिन तुम लोगों को ना इस बात को बिल्कुल सीक्रेट रखना होगा, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ना, इस बात की जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाला हूँ। शांतनु ने कहा और अपनी आसपास देखने लगा। उसके आसपास कोई नहीं था। फिर उसने उन लड़कियों की तरफ देखा और बोला, वो ना विराज बना थे, जयपुर के राजकुमार। क्या? जैसे उन लड़कियों ने शांतनु के मुंह से इस तरह की बात सुनी तो उनका मुंह तो खुला का खुला रह गया। अचानक से उनकी जुबान जबड़े के नीचे गिरने वाली थी और उन्हें लग रहा था कि अपने हाथ से अपना मुंह ढक ले। इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग जयपुर के राजकुमार को लात मारने के बारे में सोच रहे थे। इधर विराज और शहनाज कैंटीन से बाहर आकर सड़क किनारे चल रहे थे। वो लोग अभी भी यूनिवर्सिटी में ही थे। देखो शहनाज, मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान किसी के सामने खुले। मैं एक फटीचर की तरह वहां खड़ा था। मैं चाहता यही था कि लोग मुझे सिर्फ फटीचर की तरह ही देखें, इसलिए मैंने तुम्हें उस वक्त बीच में रोक दिया। मुझे माफ कर देना अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो।
विराज ने शहनाज को समझाते हुए कहा। अरे नहीं विराज, कैसी बात कर रहे हो? मुझे क्यों गुस्सा आने लगा? मैं ठीक हूं बिल्कुल, और मैं समझ गई कि तुमने मुझे बीच में क्यों रोका था। शहनाज ने कहा। वो उससे नाराज नहीं थी, उल्टा तो वो उसके साथ काफी खुश महसूस करने लगी थी। शहनाज के दिल में विराज के इस हरकत की वजह से इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। चलो ये तो अच्छी बात है, तो फिर क्या हम लोग खाना खाने के लिए नदी किनारे चल सकते हैं? वहां खाना खाते ना, नजारा देखने का मजा ही कुछ और है। विराज ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा। शहनाज उसे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने हाँ कर दिया और वो दोनों वहां से निकलकर नदी के किनारे आ गए। विराज ने खाने के पैकेट एक कोने में रख दिया और उसके बाद वो शहनाज के साथ नदी के किनारे चलने लगा। जब वो लोग नदी के किनारे पत्थरों पर चले जा रहे थे तो विराज ने देखा कि जमीन पर एक नीले रंग का निशान बना हुआ था। ये निशान विराज ने ही शांतनु को कहकर बनवाया था। वहां पर वो शहनाज के साथ कुछ करने वाला था। शहनाज, ये बहुत सुंदर दिख रहा है ना? विराज ने उसे बोलते हुए धीरे से उस निशान के पास आ गया। अचानक से शहनाज उस निशान के पास जाते ही फिसल गई और नदी में गिर गई। अरे बचाओ! शहनाज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। शहनाज तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ, बचा लूंगा तुम्हें। अचानक से विराज भी पानी में कूद गया। वो बचपन से ही स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और वो जितना जमीन पर फ्लेक्सिबल नहीं था, उससे ज्यादा वो पानी में फ्लेक्सिबल था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो शांतनु से उस पत्थर को कभी चिकना करने के लिए कहता ही नहीं। विराज पानी में कूदा और उसने अंदर जाते ही शहनाज का हाथ पकड़ लिया। शहनाज के मुंह में पानी चला गया था। जैसे ही वो बाहर आई तो उसने पानी थूकना शुरू कर दिया। तुम ठीक हो? विराज ने चिंता में पूछा। वो ठीक नहीं दिख रही थी और इस बात से विराज परेशान हो गया। शहनाज सिर्फ गीली थी, इसके अलावा उसे कोई चोट नहीं लगी, इसलिए उसने विराज की तरफ देखा और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता की जरूरत नहीं है। तुमने सही टाइम पर अपना हाथ मुझे दे दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू विराज, अगर तुम नहीं होते तो शायद। अरे शहनाज, कैसी बात कर रही हो? तुम तो ठीक हो, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब तुम्हें ठीक ही रहना यार, चिंता करने की जरूरत नहीं है। विराज ने फिर से उसका दिल जीतने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। जब विराज ने उसका भीगा हुआ चेहरा और गीला कपड़ा देखा तो उसके दिल में अजीब से भाव उठने शुरू हो गए। अभी तक तो उसने सिर्फ उसका हाथ ही पकड़ा था, लेकिन अब उसका दिल कर रहा था कि वो शहनाज को लेकर फिर से नदी में कूद जाए और दोनों ही एक दूसरे के साथ नहाए। उसने अपने होंठों को पीस लिया। वो जानता था कि ये सब सोचने के लिए ये मौका सही नहीं था, बिल्कुल नहीं, इसलिए उसने अपने इस ख्याल को अपने मन में ही दबा दिया। वहां से निकलने के बाद विराज शहनाज को उसकी डॉर्मेट्री में ले गया। जैसे ही वो फिर से तैयार हुई, उसके बाद विराज फिर से उसे नदी के किनारे पर ले आया था। मैंने कहा था ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और तुम मान ही नहीं रही थी। चलो अब जल्दी से चावल खाना शुरू करो, ठंडे हो जाएंगे, विराज ने चिंता जताते हुए कहा। इसके बाद शहनाज और उसने चावल खोले और खाना शुरू कर दिया। वो सचमुच ठंडे हो चुके थे। जब शहनाज के मन में फिर से ये ख्याल आया कि विराज ने उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, तो उसके मन में विराज के लिए इज्जत और बढ़ गई। वो सोच रही थी कि ना सिर्फ इस आदमी के अंदर काफी हिम्मत थी, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी के बारे में भी अच्छे से जानता था। शहनाज यही सोच सोच कर खाना खा रही थी कि अचानक उसके दिमाग में एक चित्र कौंध गया। उसे याद आ रहा था कि वो पानी में गिरी हुई थी पहले, और उसे एक आदमी पानी में बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। वो उसे बाहर निकाल रहा था। वो चिल्लाए जा रही थी, हाथ पैर फेंक रही थी, और उसे उस आदमी ने पकड़ लिया और उसे खींचकर किनारे पर ले आया था। वो खुद को बेहोश नजर आ रही थी। शहनाज ने खूब कोशिश की कि वो उस आदमी का चेहरा पहचान सके, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। कहीं वो विराज ही तो नहीं था? शायद मेरे साथ पहले भी ऐसा कुछ हुआ है और शायद तब भी विराज ही मुझे बचाने आया हो। शहनाज ने जैसे ही अपने मन में ये सोचा तो इतने में उसकी आंखों से आंसू गिर गए और टिफिन पर जा गिरे। शहनाज, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ये देखते ही विराज ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू देखकर ना जाने क्यों खुश हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जो करना चाह रहा था वो उसने कर दिया। विराज, तुम जयपुर के राजघराने के राजकुमार हो, ऐसे में तुमने मेरी जैसी लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी? ये देखकर बस शहनाज ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वो उन्हें चाह कर भी नहीं रोक पा रही थी। विराज उसके आंसुओं को देखकर बड़े प्यार से बोला, क्योंकि तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का, और ये तो बिल्कुल सीधी बात है कि मुझे तुम्हें बचाना ही चाहिए। अगर तुम्हें बचा नहीं सकता तो मेरे लड़के होने का क्या फायदा है? विराज ने बड़े आराम से कहा। वो जानता था कि अगर उसने बहुत ज्यादा बोला तो शहनाज के सामने वो बेवकूफ शायद साबित हो सकता था। जब वो शहनाज को देख रहा था तो उसे देखते ही वो समझ गया कि शहनाज के ऊपर उसका प्रभाव अच्छा पड़ा। ऐसे में थोड़े ही दिनों के अंदर वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता था, इसलिए जल्दी मचाने का कोई फायदा नहीं था। थैंक यू, तुमने इतना कहा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, शहनाज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा।
उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। सच में उसे लग रहा था कि विराज को किसी बड़े परिवार का बेटा होना चाहिए था। वो बाकी लड़कों से बहुत अलग था, बहुत अलग। शहनाज को इस बात की खुशी हो रही थी कि विराज की शादी उसकी बहन से होने वाली थी। थोड़ी देर तक वो लोग ऐसे ही बातें किए जा रहे थे, खाना खा रहे थे। शहनाज को लग रहा था कि उसने अपने जीवन में इससे बेहतर खाना नहीं खाया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या विराज अपने मकसद में कामयाब हो पाता? और क्या लकी को इस बारे में पता चलता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज जब कैंटीन में आया तो 3 लड़कियों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि शहनाज उसे शांत करवाने के लिए उन्हें विराज की पहचान बताती, विराज ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया था। उसके बाद वो उसके साथ खाना खाने के लिए जब नदी पर आया तो शहनाज पानी में गिर गई। विराज ने उसे बचाया और अचानक से शहनाज को याद आया कि वो एक बार पहले भी ऐसे ही पानी में गिरी थी। जैसे ही उसने विराज को थैंक यू बोला तो उसका जवाब सुनकर वो उसकी और भी ज्यादा मुरीद हो चुकी थी। इसके बाद दोनों ने खाना खत्म किया और विराज ने शहनाज को फिर से कॉलेज छोड़ दिया। जैसे ही उसे उतार कर वो फिर से जाने ही वाला था तो इतने में शहनाज ने पीछे से कहा, विराज, आज मुझे अपने साथ खाना खिलाने के लिए थैंक यू। मुझे तुम्हारे साथ खाना खाकर सच में बहुत अच्छा लगा। शहनाज ने मुस्कुराते हुए कहा। विराज को लग रहा था कि आज का मैच वो जीत चुका था। उसने भी उसकी तरफ देखा और बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे कॉलेज आता रहूंगा और ऐसे ही खाना खिलाने के लिए नदी पर ले जाता रहूंगा। तो बोलो, चलोगी मेरे साथ? विराज का सवाल सुनते ही शहनाज का चेहरा जैसे लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जवाब में वो हाँ कहे या ना। उसने बस अपना सिर नीचे झुका लिया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। एक तरफ तो विराज उसकी बहन का मंगेतर था और दूसरी तरफ उससे उसका रिश्ता क्या जुड़ता जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था। अरे, मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हें लेने के लिए आता रहूंगा, चाहे तुम मेरे साथ आओ या फिर ना आओ। और जब तक तुम मेरे जैसे फटीचर को पसंद नहीं करने लगोगी ना, तब तक तो मैं आता रहूंगा। विराज ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। शहनाज ने उसका जवाब सुनते ही उसे घूर कर देखना शुरू किया। विराज का चेहरा धूप में चमक रहा था। शहनाज से रहा ही नहीं गया और उसके मुंह से निकल गया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जैसे ही शहनाज के मुंह से ये निकला, इतने में उसने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मुंह से क्या निकल गया। ये उसे बहुत शर्म आ रही थी और साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि ये बात बोलकर वो बहुत ही छोटी हो गई। उसका मन कर रहा था कि वो जमीनी में धंस जाए। अच्छा चलो बाय, मैं जा रहा हूँ, विराज ने कहा। उसकी आवाज सुनकर फिर से शहनाज ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठा लिया। विराज तब तक मजे से अपनी साइकिल चलाता हुआ वहां से निकल गया था। अचानक ही शहनाज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर विराज जब वहां से थोड़ा सा दूर गया तो उसके ईयरफोन पे आवाज आई, शहनाज पलट चुकी है। जैसे ही विराज ने ये सुना, उसने एक कोने में अपनी साइकिल रोकी और उसे वहां पर खड़ा कर दिया। इसके बाद एक बड़ी सी गाड़ी वहां पर आकर रुक गई। उसके दरवाजे खुले और विराज उसमें चढ़ गया। अब्बास मुस्कुराते हुए गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। अरे विराज भाई, आप कब से फटीचर हो गए भाई और ये साइकिल चलाने लगे? आप तो जब इसके बारे में सोचते भी थे ना, तब आपको गुस्सा आता था, अब्बास ने कहा। अरे बस पूछो ही मत, गुस्सा तो मुझे अभी भी आ रहा है, विराज ने कहा। और इतने में गाड़ी में बैठी एक लड़की ने उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। विराज भाई, मुझे माफ कर देना, उन लड़कियों ने शायद आपको बहुत ज्यादा ही डांट दिया है ना? इतने में शांतनु भी उसकी गाड़ी के बाहर आकर खड़ा हो गया और विराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अगर मैं शहनाज के पीछे नहीं होता तब मुझसे किसी ने इस तरह की बात करने की सोची भी नहीं होती। तो मैं पूरे परिवार को खत्म कर देता अगर ऐसा कुछ होता तो, विराज ने गुस्से में कहा। तब तक उस लड़की ने विराज को उसके नए और साफ कपड़े पहना दिए और विराज आराम से पहले की तरफ अपनी कुर्सी में पैर पर पैर डालकर बैठ गया। अब्बास ने फिर से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे विराज भाई, आपने शहनाज का चेहरा देखा था? उसे देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि उसे आपसे प्यार हो गया है। अच्छा, वैसे तुम कह रहे थे ना कि शहनाज से प्यार कर पाना अपने आप में मुश्किल काम है। भाई शुरू में तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आज सुबह से जब से मैं उसे मिला था ना, तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रहा था, विराज ने कहा। उसकी जीत पक्की हो चुकी थी, ऐसा उसे लग रहा था। अब्बास भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो अपने मन ही मन ये कह रहा था, अगर मैंने तुझे डायरी नहीं दी होती ना, तो तेरी भी हालत मेरी जैसी होती। समझे विराज भाई, शहनाज ने मुझे तो खाना पूरा करने से पहले ही मना कर दिया, लेकिन आज मेरी वजह से तू शहनाज कितने करीब आ पा रहा है और सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है।
तो अगले 15 दिनों में शहनाज तेरी बाहों में होगी। बात कर रहा। अब्बास ये सब अपने आप से कह रहा था, लेकिन वो ये सब बात विराज से नहीं कह सकता था, इसलिए उसने विराज से कहा, हाँ ये बात तो सही है विराज भाई, लेकिन भले ही मैंने वो डायरी पढ़ ली थी, लेकिन मेरी मोटी खोपड़ी में ये बात जा ही नहीं रही थी कि आखिर ये लकी है कौन और ये दिखता कैसा है, क्या करता होगा। लेकिन आपने तो उसका अंदाजा एक बार में ही लगा लिया। अब्बास ने कहा, अरे नहीं, मुझे खुद बहुत दिक्कत हो रही थी ये बात समझने में कि कौन है, इतनी आखिर चीजें कैसे कर सकता है। विराज ने भी लकी की शिकायत करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं विराज भाई, कौन सा आपको जिंदगी भर ऐसे ही रहना है, बस एक बार के लिए वो आपके साथ आ जाए, उसके बाद तो आप जो हो वो फिर से हो ही सकते हो। अब्बास ने कहा। विराज ने गहरी सांस ली और उसके बाद बोला, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ शहनाज के लिए कर रहा हूँ, जैसे मुझे एक बार वो मिल गई ना, उसके बाद तो मैं। विराज ने इसके बाद अपनी मुट्ठी को जोर से कस लिया। अब इधर से जब ये सब हो रहा था तब लकी भी अपनी डायरी ढूंढने में लगा था। उसकी डायरी श्रेया के पास थी। वो श्रेया को भी कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे कहीं पर भी मिल नहीं रही थी। वो उसे सब जगह ढूंढ चुका था, लेकिन उसका ना तो कोई अता पता था। इसके अलावा वो शहनाज के पास भी 2 बार आया, लेकिन वो तो उसकी तरफ देखने को राजी नहीं थी। लेकिन दोनों की बातों की वजह से बहुत ही उदास महसूस कर रहा था और वो बस उसे एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन अब उसके लिए एक बात थी जिसकी वजह से वो काफी खुश महसूस करने लगा, और वो ये बात ये थी कि शांतनु ने भी अब शहनाज के पास मंडराना कम कर दिया और ना ही वो उससे बात किया करता। लकी अब थोड़ा सा शांत हो गया था और उसने पहले अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाना शुरू किया। हालांकि वो अभी भी उस डायरी को खोजने में लगा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को कहां से खोज कर लाए। उधर इंटरनेशनल खेलों की शुरुआत हो चुकी थी और इसके लिए सिमोना वॉलंटियर करने के बारे में सोच रही थी। दुनिया के अलग अलग कोनों से वहां पर खेलने के लिए खिलाड़ी और उनकी टीम आई हुई थी और पूरा जयपुर उनके स्वागत के लिए सजा दिया गया था। सारा मीडिया सिर्फ इन्हीं खबरों से भरा हुआ था और पुलिस भी काफी चौकन्नी थी। उन्होंने पूरे जयपुर में अपना डेरा जमा लिया और उनके होने की वजह से माहौल काफी ठीक हो गया था। खास तौर पर जिस दिन से खेलों की शुरुआत होने वाली थी उस दिन तो काफी कड़ी सुरक्षा थी। न सिर्फ वहां पर बहुत कम लोगों को बुलाया गया था, बल्कि पुलिस भी हर चौराहे और हर गली के बाहर खड़ी थी। दोपहर में लकी जब लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, ठीक तभी पीछे से किसी ने आकर उसकी पीठ थपथपा दी। जब लकी ने पलटकर देखा तो पाया कि सिमोना उसके पीछे खड़ी थी। लकी उसी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। वो बिल्कुल झरने के पानी की तरह साफ और चमकदार मुस्कान से लबारेज थी। उसने इस तरह से देखने के बाद लकी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तुम्हें तो सेंट्रल पार्क स्टेडियम में होना चाहिए था ना, तुम मेरे सामने यहाँ क्या कर रही हो? लकी ने पूछा। हाँ, मैं बस अभी सेंट्रल पार्क स्टेडियम के लिए जा रही थी, सोचा कि जाने से पहले एक बार तुमसे पूछ लूं, तो बोलो चलोगे? सिमोना ने कहा। अरे अब तुम वहां पर काम करने के लिए जा रही हो, मैं वहां पर अकेले रह जाऊंगा, बोर हो जाऊंगा ना, इसलिए मेरे हिसाब से तुम अकेले ही जाओ, यही सही रहेगा, लकी ने कहा। उसे मालूम था कि जब लोग पहली बार सेंट्रल पार्क गए थे तो उसके बाद जब वो खाना खाने के लिए आए थे तो लकी को इस बात का आभास हो गया था कि सिमोना उसे पसंद करने लगी थी। इसलिए उसने उसके बाद से उससे मिलना बंद कर दिया और जहां भी वो जाती लकी वहां से घूम जाता। अरे यार लकी, समझने की कोशिश करो ना, आज मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, मेरी जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक है। चाहती हूँ कि मेरे साथ तुम हो। अब मेरे मम्मी पापा तो यहाँ है नहीं ना, वरना मैं उनको ही बुला लेती। अब अगर तुम भी मेरे साथ नहीं आओगे तो अकेला फील करूंगी यार, सिमोना ने कहा और उसकी आंखें लकी की ओर बड़ी उम्मीदों से देखने लगी। जब लकी को एहसास हुआ कि वो सच में कितनी अकेली महसूस कर रही थी तो उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, कम से कम ओपनिंग सेरेमनी ही देख लूंगा, उसके बाद अगर खेलों में मजा आया तो वो भी देख लूंगा। सिमोना उसका जवाब सुनते ही काफी खुश हो गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लकी, मैं तो सिर्फ एक वॉलंटियर हूँ और मेरे पास कोई फ्री टिकट नहीं है, ऐसे में मैं तो दरवाजे पर ही खड़ी रह जाऊंगी और सेरेमनी नहीं देख पाऊंगी। तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा, क्या करोगे फिर? और क्या तुम अभी मेरे साथ आओगे? लकी ने जैसे उसके मुंह से ये सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो किसी भी हाल में उसके साथ में खड़ा रहकर सिर्फ दरवाजा तो नहीं देखना चाहता था। जैसे ही सिमोना ने लकी का ऐसा चेहरा देखा तो उसे जोर से हंसी आ गई। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंस क्यों रही थी, लेकिन जितना वो लकी को देखती जा रही थी उसकी हंसी उतनी ही तेज छूट रही थी। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? अरे तुम कितने स्मार्ट दिखते हो, तो फिर तुम इतने बड़े बुद्धू कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता नहीं कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है? अब समझ आया कि तुम अभी तक सिंगल कैसे हो? और मुझे भी ऐसे ही लड़के पसंद है जो कितने ही बुद्धू हो।
सिमोना ने कहा, और जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की तो उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में वो भी कह दिया था जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था। उसके गाल मारे शर्म के लाल हो गए। फिर उसने अपनी नजर लकी से दूर करते हुए कहा, चलो अब चलते हैं, वहां पर जब चलेंगे तो बहुत कुछ करने को मिलेगा, सिर्फ खेल ही नहीं है, बहुत कुछ है। इसके बाद सिमोना ने लकी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर बाहर की तरफ आने लगी। वो उसे अपने साथ लाइब्रेरी से बाहर ले आई और फिर दोनों ने एक ऑटो लिया और सीधा सेंट्रल पार्क स्टेडियम के लिए रवाना हो गए। ऑटो में बैठने के बाद भी सिमोना और लकी के बीच में काफी बातें हो रही थी। सिमोना लकी से उसके उस डोनेशन के बारे में बात कर रही थी जो उसने पार्टी के लिए दिया था, क्योंकि पहले जब उसने लकी से इस बारे में बात की थी तो लकी ने कहा था कि वो एक बहुत ही गरीब आदमी है, लेकिन वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया था, ये सिमोना को समझ नहीं आ रहा था। फिर लकी ने बताया कि जिस औरत ने उसे होटल में बचाया था उसी ने उसकी ऐसी हालत देखकर उसे इतना पैसा दिया था। अब जब लकी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने वो पैसा दान कर दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपनी डायरी खोज पाता और क्या सिमोना लकी के दिल में जगह बना पाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राज ने शहनाज को इम्प्रेस कर देने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने उसके लिए वो सब कुछ कर दिया जो लकी ने किया था और इस वजह से शहनाज भी दिल ही दिल उसे पसंद करने लगी। इधर लकी कब से श्रेया को ढूंढने की कोशिश में लगा था। वो उसे फोन भी लगा रहा था लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रही थी। इस दौरान खेलों का दिन आ गया और सिमोना लकी को अपने साथ लेकर सेंट्रल पार्क स्टेडियम आ गई। जब लकी ने उसे बताया कि उसने पैसे दान में क्यों दिए थे तो सिमोना के तो होश उड़ गए। अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि सीधा 1 करोड़ दान कर दोगे? अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए देते तो मैं तो सबसे पहले वो सारा पैसा अपने मम्मी पापा के पैरों में रख देती। उसके बाद मैं हम लोगों के लिए एक बढ़िया सा घर खरीदती और फिर उसमें ना आधा हिस्सा किराए पर चढ़ा देते। पता नहीं मेरी जिंदगी में वो दिन कब आएगा जब मैं और मेरा परिवार इतना सुकून से रह पाएंगे। सिमोना ने कहा और वो लकी के साथ में स्टेडियम में दाखिल हो गई। थोड़ी ही देर के अंदर वहां पर ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। बहुत सारे लोग थे जो झंडा लेकर खड़े थे। कुछ लोग अपने साथ वालों के साथ में फोटो ले रहे थे और कुछ ने तो स्टेडियम के अंदर घुसना शुरू कर दिया। स्टेडियम की बाईं तरफ वहां पर एक ट्रक लगा था जहां पर ढेर सारे लोग खाना खा रहे थे। लकी ने उस ट्रक को देखा तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि कुमारी का ही ट्रक था। उसने सिमोना की तरफ देखा और कहा, अरे वो देखो वहां पर कुमारी ने अपनी गाड़ी लगा रखी है, चलो एक बार उससे मिलकर आते हैं। इतने में लकी और सिमोना वहां भीड़ को चीरते हुए उसके पास पहुंच गए। कुमारी वहां खड़ी होकर हमेशा की तरह लोगों के लिए सैंडविच बना रही थी। वो बनाने के साथ साथ लोगों को आवाज देकर बुलाई जा रही थी। उसके ट्रक पर और एक पतला सा लड़का भी खड़ा हुआ था। वो वही काम कर रहा था जो एक जमाने में लकी किया करता था। कुमारी, लकी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही कुमारी ने लकी की आवाज सुनी तो एक बार के लिए तो उसका पूरा शरीर ही कांप गया। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और सामने लकी को देख लिया। उसने तुरंत जोर से कहा, अरे फटीचर बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम मेरी छोड़ो, अपनी कहो, यहाँ क्या कर रही हो? लकी ने भी उसी उत्साह के साथ उससे बात की। कुमारी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, अरे आज वो गेम्स की ओपनिंग होने वाली है ना, तो यहाँ पर ढेर सारी भीड़ आई हुई है। मैंने सोचा कि मैं भी अपनी गाड़ी लगा देती हूँ, हफ्ते भर का काम एक ही दिन में हो जाएगा। अभी तक 2 से 3 हजार का माल तो पूरा ही हो गया है, कुमारी ने बताया। सिमोना कुमारी को अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसे लग रहा था कि जिस तरह से लकी उससे बात कर रहा था, ऐसे में उसका लकी और कुमारी के साथ रहना सही नहीं था। इसलिए उसने लकी की तरफ देखा और कहा, लकी मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम उधर वाले एंट्रेंस पर आ जाना, मैं वहीं तुम्हें मिल जाऊंगी, और अगर तुम्हें टाइम हो तभी आना, वरना मत आना। सिमोना ने कहा और मुंह बनाते हुए कुमारी के सामने से निकल गई। कुमारी ने जब देखा कि सिमोना नाराज हो गई तो उसने लकी की तरफ देखा और बोली, अरे रे, तुम्हारी सहेली तो नाराज हो गई, जाकर मनाओगे नहीं क्या उसको? कुमारी ने इतना भर कहा और फिर एक आदमी को उसका सैंडविच थमा दिया। अरे क्या फालतू बात कर रही हो यार, हम लोग सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोस्त हैं और कुछ नहीं, लकी ने कहा। उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। इसके बाद वो खुद भी कुमारी के ट्रक में अंदर चढ़ गया और सामान बेचने में उसकी मदद करने लगा। कुमारी के पूरे ट्रक के आसपास ढेर सारे लोग खड़े थे। ना सिर्फ उनमें भारत के लोग थे बल्कि बहुत सारे बाहर से भी लोग आए हुए थे। उनमें से लगभग सभी लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे और जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे वो इंटरनेट की मदद से अपनी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहे थे। तितोत मुआ सकामका। अचानक से एक भारी सी दाढ़ी वाला आदमी भी कुमारी के ट्रक के पास आकर खड़ा हो गया और उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा था। लकी ने जब दोबारा पूछा तभी उस आदमी ने वही जवाब दिया। इसके बाद जब लकी को उसकी बात समझ नहीं आई तो लकी ने उसे कहा,
कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश? अब की बार उस आदमी ने अपने कानों पर हाथ रखा और इशारा करते हुए लकी को बताया कि उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही उसे। लकी उसकी बोली सुनकर सोच में पड़ गया, और जो हाल उसकी भाषा सुनकर लकी का हुआ वही हाल बाकी लोगों का भी हो गया। उनमें से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा था। अरे इसके लिए एक बढ़िया सा नींबू पानी बना दे और उसमें पुदीना भी डाल दे, इतने में कुमारी ने कहा। लकी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही थी, लेकिन उन लोगों के पास में वक्त बहुत कम था, इसलिए लकी ने भी वही किया जो कुमारी ने उसे करने को कहा था। जैसे उसे नींबू पानी मिला तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत लकी के हाथ से ग्लास ले लिया। इसके बाद फिर उसने कुछ अजीब सा पूछा और अपना बटुआ निकाल लिया। 40 टोकीरा, कुमारी ने हिंदी में कहा और सिर्फ 4 उंगली दिखाकर दूसरे हाथ से 0 बना दिया। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कुमारी उस आदमी के जैसी भाषा कैसे बोल रही थी। उस आदमी ने अपनी जेब से 4 10 के नोट निकाले और लकी को थमाकर आगे बढ़ा दिया। जब लकी ने देखा कि कुमारी उस आदमी से उसी भाषा में बात कर रही थी तो वो हैरान हो गया। उसने कुमारी की तरफ देखा और पूछा, कुमारी यार मैंने तो इससे पहले कभी तुम्हें हिंदी के अलावा कुछ बोलते ही नहीं सुना, फिर आज तुम अचानक ये कौन सी भाषा बोल रही हो, और तुम्हें कैसे मालूम कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है? अरे वो तो मुझे भी नहीं आती, मुझे क्या पता है कि उसकी भाषा क्या है, लेकिन मुझे बस ये पता है कि उसे बोलते कैसे। कुमारी ने अपने हाथों से ब्रेड का बाहरी हिस्सा काटते हुए कहा, अच्छा लेकिन तुमने उसकी भाषा कहाँ सीखी? लकी ने पूछा। अरे लकी अब भाषा का वैसे भी यहाँ खूब गोरे आते हैं, कुमारी ने ब्रेड पर टमाटर रखते हुए कहा। उसके बाद में वो सैंडविच बनाने में लग गई, लेकिन लकी अभी भी बस उसी को देखे जा रहा था। ये सब क्या हो रहा था उसकी समझ से बाहर था। जब भी कुमारी की नजर लकी की तरफ पड़ी तो उसने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारी सहेली ने तुम्हें उधर कोने में मदद के लिए बुलाया था ना? नहीं है क्या? जाओ वरना बेचारी मारे जलन के मरी जाएगी। अरे यार कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं और वो सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ते दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे बीच, यार बेकार में कुछ मत बोलो, लकी ने कहा। वो कुमारी की इस बात से थोड़ा सा झल्ला गया। काफी देर तक वो दोनों साथ में काम करते रहे। जब थोड़ी देर बाद काम करते हुए लकी थक गया तो उसने फ्रिज में एक कोल्ड ड्रिंक निकाल ली और उसका पैसा कुमारी को दे दिया। ठीक है चलो अब तुम काम करो, मैं जा रहा हूँ, लकी ने कहा और उसके ट्रक के बाहर आ गया। कुमारी ने लकी को जाते हुए देखा तो उसे हंसी आ गई और उसने उस पतले से लड़के से कहा, साला कह रहा था कि सिर्फ एक साथ पढ़ते हैं, अरे हमें भी मालूम है कि तू ये कोल्ड ड्रिंक किसके लिए ले जा रहा है। लकी ने उसकी बात सुन ली और उसे जवाब देने के लिए पलट भी गया, लेकिन फिर उसे लगा कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए लकी ने कहा, जो समझना है समझ लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और वो आगे की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने पर लकी उस दरवाजे पर पहुंच गया जहां पर सिमोना खड़ी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर वॉलंटियर 2 लाइन में आमने सामने खड़े थे और वो लोगों के अंदर जाने का रास्ता बता रहे थे। उनमें से एक सिमोना भी थी। लकी सिमोना के पास आकर खड़ा हो गया। लो गर्मी लग रही होगी, थोड़ा ठंडा पी लो, लकी ने वो बॉटल सिमोना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू, तुम चाहो तो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकते हो, वैसे भी अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, सिमोना ने कहा और फिर से लोगों के स्वागत में लग गई। लकी सिमोना के पास में ही बैठ गया। उसने देखा कि सिमोना आराम से लोगों से इंग्लिश में बात कर रही थी। लकी ने जब उसकी इंग्लिश सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा। ठीक इसी वक्त एक बहुत ही सुंदर सी लड़की वहां पर अंदर चली आ रही थी और वो लकी और सिमोना के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने नीले और सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी और उसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉडल चली आ रही थी। वो श्रेया थी। श्रेया, मेरा बैग कहाँ है? जैसे ही लकी ने श्रेया को देखा तो वो तुरंत अपनी जगह पर से खड़ा हो गया और श्रेया की तरफ देख रहा था। बैग? वो तो मैंने खो दी, श्रेया ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल वागल हो क्या? लकी ने जैसे ही ये सुना कि श्रेया ने उसका बैग फेंक दिया था तो इतने में उसे गुस्सा आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में किसी ने ठंडा खंजर फूंक दिया हो। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे डांट सको? चलो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। और उस दिन बैग में ना एक डायरी भी थी, मैंने उस डायरी का ना पढ़ने के बाद एक एक पन्ना जला दिया, श्रेया ने कहा और जोर से हंसने लगी। वो मेरी सबसे जरूरी चीज थी और तुमने उसे जला दिया? दिमाग खराब है तुम्हारा, साली पागल औरत। जैसे उसे पता चला कि राधिका की पूरी डायरी राख हो चुकी थी तो वो ऊपर से नीचे तक थर्रा गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने श्रेया को पकड़ा और उसके गाल पर तमाचे लगाने शुरू कर दिए। इतने में कुछ लोग लकी को पकड़ने के लिए आए और उससे श्रेया को छुड़वाने लगे। सिमोना ने भी लकी को श्रेया से छुड़वाने में मदद की। अरे लकी छोड़ो उसे, वो गाइड है यहाँ पर, अगर तुम उसके ऊपर हाथ उठाओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे, ये लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे।
सिमोना ने बड़ी मुश्किल से उसे हटाया। लकी ने भी उसकी बात सुनने के बाद श्रेया को छोड़ दिया और उसे गुस्से में देखे जा रहा था। साले फटीचर, 2 कौड़ी के आदमी, अब हाथ लगा ना मुझे। हाँ बोल पाएगा, हाथ लगाएगा, साले हरामी, श्रेया ने कहा। जैसे ही लकी को बाकी लोगों ने रोक दिया तो इधर श्रेया को भी जान में जान आ गई। इसके बाद उसने गुस्से में सिमोना को देखा और एक भद्दी सी मुस्कान के साथ बोली, सिमोना, सिमोना देखने में तो ऐसा लग रहा है ना कि आजकल मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रही और लकी तुम्हारा दोस्त हो गया है। अब खैर, मैं तुम्हें समझाऊं भी तो क्या ही समझाऊं, तुम्हें मरना भी है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। जरा एक बार के लिए अपना हाल तो देखो, जबकि तुम तो खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हो, फिर भी तुम यहाँ पर एक छोटे से वॉलंटियर के रूप में काम कर रही हो। ऐसे दरवाजे के बाहर हाथ जोड़कर खड़ी हो और लोगों को आइए सर, नमस्ते सर कर रही हो। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ और ना ही कभी होना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर गाइड हूँ, मैं देखने वालों को नहीं, देखे जाने वालों को अपने साथ लेकर आती हूँ। इसके अलावा मुझे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल टीम को भी लीड करने का मौका मिल रहा है और मैं टीवी पर भी आने वाली हूँ। और ये सब तुम्हें मिला अब्बास को मस्का लगाने के बाद, है ना? हाँ, लकी से रहा नहीं किया और उसने बीच में बोल दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या श्रेया इस कमेंट का बदला लेती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को सिमोना अपने साथ स्टेडियम ले आई थी, लेकिन जैसे उसने देखा कि कुमारी ने वहां पर ट्रक लगा रखा है तो वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसके साथ ट्रक पर काम करने लगा। थोड़ी देर बाद वो फिर से सिमोना के पास आ गया, जो कि दरवाजे के पास खड़ी थी, और इतने में वहां पर श्रेया आ गई। जब लकी ने उसे डायरी के बारे में पूछा तो श्रेया का उल्टा सा जवाब सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो उसे पीटना शुरू कर दिया। बड़ा मुश्किल था जब लोगों ने श्रेया को लकी से छुड़ाया। उल्टा श्रेया ने सिमोना को सुनाना शुरू कर दिया। लकी फिर से बीच में आ गया और उसकी बात सुनकर श्रेया जोर से भभकते हुए बोली, देखो, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ और कैसे नहीं आई हूँ। जिसको मेरे बारे में जो सोचना है ना सोच सकता है। वैसे भी मेरी मेहनत की वजह से मैं आज अब्बास की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सिर्फ दरवाजे पर ही खड़ी रह जाएगी और मैं सीधा टीवी पर आ जाऊंगी, समझे क्या? श्रेया ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और घूरते हुए बोली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उन सारे लोगों के सामने वो नहीं कर सकती थी जो लकी उनके साथ किया करता था। इसके अलावा तुम मेरी ये ड्रेस देख रहे हो, इसे बनाने के लिए ना इटली से डिजाइनर आए थे। इस ड्रेस को सिर्फ और सिर्फ 40 लोग पहनने वाले हैं। इसकी कीमत भी लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा है और उसके मुकाबले तुम अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़े तो देखो जरा, देखो कि उसने क्या पहना हुआ है। सड़े से बेकार से 100 रुपए की टी शर्ट, इसका तो मैं अपने घर में पोछा लगा दूं। श्रेया ने अब की बार सिमोना की तरफ देखते हुए कहा और उसने ये भी कह दिया कि लकी की गर्लफ्रेंड थी वो। जैसे ही सिमोना ने ये सुना तो उसे शर्म आ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा, ये तरीका उसे जरा भी ठीक नहीं लगा और उसने मारे शर्म के अपना सिर नीचे झुका लिया। अरे क्या हुआ बेबी, तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गई? तभी पीछे से एक मर्द की बहुत ही भारी सी आवाज आई। एक लंबा चौड़ा और बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला आदमी श्रेया के पास में आकर खड़ा हो गया। वो आदमी अब्बास था। क्या बात है अब्बास, तुम तो एकदम सही वक्त पर आ गए। ये देखो, ये दोनों फटीचर भी यहाँ पर आए हुए हैं। श्रेया ने अब्बास के हाथों में अपना हाथ डालते हुए कहा। वो उसके साथ ऐसे खड़ी थी जैसे अब्बास उसकी संपत्ति हो गया था। अरे ये तो वही लड़का है ना जिसने पिछली बार तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की थी और उसके बाद इसकी शिवांग से लड़ाई भी हो गई थी। भाई लकी, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो भाई? लड़कियों के साथ वॉलंटियर करना है क्या? अब्बास ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। सिमोना देख रही है, तूने जो चुना और मैंने जो चुना, कितना अंतर है ना। तुझे भी कोई अब्बास की जैसा ढूंढ लेना चाहिए। इसे आदमी में क्या रखा है यार, इसे तो गली का कुत्ता भी मुंह ना लगाए। पता नहीं तू क्यों इसका बोझ लिए घूम रही है अपने वो साथ, श्रेया ने कहा और उसकी नाक मारे गर्व की ओर ज्यादा फूल गई। वो भी, हमें देर हो रही है, चलो मेरे साथ, हम लोग अंदर चलते हैं। इतना कहने के बाद में अब्बास श्रेया के साथ में अंदर आ गया और वो स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगा। तुम इधर बैठ जाओ। ऐसे लोगों की ना तो बात सुनने की जरूरत है और ना ही इनसे लड़ाई करने की। बेकार में तुम इस तरह क्यों इनसे उलझते रहते हो जबकि तुम्हें पता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है। सिमोना ने फिर से लकी को पीछे बैठा दिया
और उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। लगभग शाम को 7 बजे के आसपास स्टेडियम एक दरवाजे लग चुके थे। जितने भी लोग आने वाले थे वो आ चुके थे और अब प्रोग्राम शुरू होने वाला था। चलो हम भी लोग थोड़ी देर के लिए अंदर जरा चल के देखते हैं, सिमोना ने लकी से कहा। लकी भी थोड़ा सा शांत हो गया था और उसने कहा, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, अंदर कैसे जाएंगे हम लोग? सिमोना ने मुस्कुराते हुए लकी को देखा और बोली, हम वॉलंटियर्स के रेस्ट करने के लिए अलग से एक हॉल बनाया गया है, वहां पर आराम से बैठकर पूरी सेरेमनी का ना मजा ले सकते हैं। वहां से हम और भी साफ देख सकेंगे। सिमोना और लकी जैसे ही अंदर जाने वाले थे कि इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। लकी ने उस आवाज को पहचान लिया। वो कुमारी की आवाज थी। लकी ने जब घूम कर देखा तो पाया कि कुमारी उसके पास आ गई और उसने कहा, लकी तुम अंदर जा रहे हो क्या? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मुझे भी प्रोग्राम देखना है। अरे ऐसे कैसे ले चलूं? और वैसे भी बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई है, तुम्हें अपना सामान नहीं बेचना क्या? इतने में सिमोना ने लकी को बीच में रोका और मुस्कुराते हुए बोली, अरे लकी, अब जब सब लोग अंदर चले गए हैं तो इसके सैंडविच खाने के लिए कौन ही बाहर आने वाला है? देखो अभी भी इसकी गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई है। लकी ने देखा कि वहां पर सिर्फ वो लड़का खड़ा था जिसकी कुमारी ने ही मदद की थी और उसे काम पर रखा था। क्या बात है सिमोना, तुम तो बहुत तेज दिमाग की हो गई यार, और इस लकी के दिमाग में तो जैसे चमड़े का बना हुआ है। कुमारी ने लकी के सिर की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर सिमोना और कुमारी दोनों इस बात पर हंसने लगे। भले ही कुमारी ने उसका मजाक उड़ाया था और उसमें सिमोना को भी हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी लकी को इस बात से खुशी हो रही थी कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई जलन या गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। उसने भी इस मजाक में शामिल होने के लिए कहा, हाँ हाँ मेरे दिमाग में तो बस पड़ गया है, आओ निकाल लो। इसके बाद फिर तीनों हंसने लगे और फिर सिमोना लकी और कुमारी को अपने साथ हॉल में लेकर आ गई। वो हॉल काफी बड़ा था और वहां पर 7 से 8 टीवी लगी हुई थी जिससे सब लोग आराम से सेरेमनी का मजा ले सकते थे। उन सब पर एक साथ सेरेमनी की शुरुआत भी हो चुकी थी। देखने वाले लोग 100 से भी ज्यादा थे और सब लोग आसपास एक दूसरे से बात किए जा रहे थे। ठीक 8 बजते ही आसमान में पटाखे छूटने लगे और सेरेमनी की शुरुआत हो गई। सबसे पहले 2 लोग डांस करने के लिए आए और उसके बाद होस्ट ने अनाउंस किया कि खेलों में भाग लेने वाले सारे एथलीट भी आने वाले थे। इतने में लोगों ने टीवी पर देखा कि अलग अलग देशों के खिलाड़ी अलग अलग झंडों के साथ दाखिल हो रहे थे। कोई दुबई से था तो कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका, कोई चाइना, कोई बांग्लादेश, कोई न्यूजीलैंड, कोई अफगानिस्तान और ना जाने कहां से अपने खेलों का प्रदर्शन करने आए थे सारे खिलाड़ी। आखिर में जैसे ही भारत के खिलाड़ी उसमें शामिल हुए तो सब लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से तालियां बजानी शुरू की और सब लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू किए। सबसे आगे जो लड़की खड़ी थी और जो सब लोगों को दिखाई दे रही थी वो सच में बहुत सुंदर थी। कुछ लोगों की तो उसके ऊपर से नजर हटने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही खिलाड़ी अंदर आए तो उन सब ने बाकी का काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले राष्ट्रगान हुए। इधर देखने वाले भी सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। लकी, सिमोना और कुमारी भी राष्ट्रगान के वक्त सद कर खड़े हो गए थे। तभी अचानक हॉल के पीछे किसी की आवाज आई, अब्बास, क्या मैं टीवी पर आई थी तो सुंदर लग रही थी? तब तक राष्ट्रगान खत्म हो चुका था और इस आवाज को सुनते ही लकी भी जैसे ढीला सा पड़ गया। उसने घूमकर देखा तो श्रेया वहां पर खड़ी थी और उसके साथ में अब्बास भी खड़ा था। लाइव में और असल में थोड़ी देर का अंतर था। लकी को इस बात का अंदाजा नहीं था। बहुत सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि मैं तो तुम्हारे ऊपर से अपनी नजर तक नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि टीवी में घुस कर ना अभी तुम्हारे पास आ जाऊं। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर श्रेया के बैठने के लिए कुर्सी ले आया। अरे ये तो वही चुड़ैल है। उसे देखते ही कुमारी के मुंह से ये निकला। वो उसे पहचान गई। हालांकि हॉल में ढेर सारे लोगों के होने की वजह से उसकी आवाज ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। लकी ने भी उसके मुंह से इस तरह की बात सुनकर थोड़ा सा उसे पीछे कर दिया। इतने में बाकी लोगों ने देखा कि अब्बास वहां पर खड़ा था तो वो थोड़ा सा तन कर खड़े हो गए। जिस तरह से श्रेया उसके साथ में बैठी ही सबको इस बात का अंदाजा हो गया कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा था और अब श्रेया भी उनके लिए किसी महारानी से कम नहीं थी। अरे अब्बास सर, ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैंने अभी इन्हें टीवी पर देखा, ऐसा लग रहा था कि कोई हीरोइन है। अब्बास भाई, आप भी हमारे साथ में बाकी की सेरेमनी देखने के लिए यहाँ आए हो क्या? अब्बास ने सभी लोगों की बात सुनी और फिर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, हाँ तुम लोगों ने सही पहचाना,
मेरी गर्लफ्रेंड है ये, श्रेया नाम है इसका। मुझे लगता है कि इससे सुंदर लड़की पूरे जयपुर में दूसरी कोई नहीं है। अब्बास भी जानता था कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन सब लोगों के सामने इसके अलावा और कुछ कह भी क्या सकता था। ओहो, अब तो ये लोग भी देख रहे हैं। इतने में श्रेया की नजर लकी और सिमोना की तरफ पड़ गई। वो उसे घूरते हुए देख रही थी और फिर उसने अब्बास को खींचकर लकी और सिमोना की तरफ देखने के लिए कहा। इतने में ना जाने उसे क्या सोचा, वो अपनी जगह से खड़ी हुई लकी के पास गई। फिर उसने सिमोना की तरफ देखा और लकी और उसकी दोनों की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं और अब्बास अभी अभी अंदर आए? हर कोई खड़ा होकर हमें हेलो बोल रहा है और हमसे बात कर रहा है। तुम हो कि यहाँ पर बैठे हुए हो? हाँ तो तुम अंदर आई हो तो इसमें हम क्या करें, खड़े हो जाएं? कुमारी ने श्रेया की तरफ देखते हुए कहा और फिर से हंसने लगी। चाहे वो किसी की भी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कुमारी को इस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था। ना तो वो श्रेया को पसंद करती थी और ना ही कभी अपनी जिंदगी में करने वाली थी। अरे ओ सदी की शक्ल, खबरदार जो मुझसे इस तरह बात करने की सोची भी तो, श्रेया ने गुस्से में कहा और फिर आगे बोली, मैं यहाँ गाइड हूँ, मैं पहले अंदर आती हूँ और खिलाड़ी मेरे पीछे पीछे। मेरे आगे तो तू मेरी जूती के बराबर नहीं है, इसलिए जरा तमीज से बात कर, समझी ना? श्रेया ने चुटकी बजाते हुए कहा, लेकिन अभी भी वो रुकी नहीं थी। अब उसने अपने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा और बोली, देख रहे हो ना तुम लोग इन तीनों को? इनमें से दो तो ऐसे हैं जिनके साथ में बचपन से पढ़ती आई हूँ। अब ये लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो बस इस फटीचर ने भी मेरी दोस्त के साथ वही किया, खुद जैसा ही बना दिया इसको। ये लोग अब यहाँ पैसा कमाने के लिए आए और ये जो भद्दी सी शक्ल लिए तुम्हें देख रही है ना, इससे तो भगवान ही बचाए। इसकी शक्ल देख लो तो अपनी खाने की इच्छा मर जाती है। यहाँ पर सब इतने सुंदर सुंदर लोग, ऐसे में इसके जैसी लड़की अंदर कैसे आ गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। श्रेया ने लोगों को उकसाने के हिसाब से कहा। बाकी सब लोगों का ध्यान अभी तक तो लकी पर था या उसके साथ वालों पर गया नहीं था, लेकिन जैसे ही श्रेया ने उनके बारे में इस तरह से बात करनी शुरू की तो सब लोग लकी और उसके साथ वालों को देखने लगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और सिमोना वहां से बाहर निकल पाते? कैसे निपटने वाली थी लकी श्रेया की इस वार की कहानी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी, कुमारी और सिमोना तीनों आराम से बैठकर अपनी सेरेमनी देख रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि पीछे से श्रेया और अब्बास वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही वो लोग वहां पर आए और श्रेया की नजर उन तीनों पर पड़ी तो उसने फिर से उन लोगों को सुनाना शुरू कर दिया और साथ ही बाकी लोगों को भी उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि वो लोग उन्हें बाहर निकाल दें, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में वो खुद भी लकी के सामने इस तरह का काम नहीं कर सकते थे। ऐसे में श्रेया को फिर से गुस्सा आया और उसने अब्बास की तरफ देखते हुए कहा, अब्बास, तुम अभी के अभी इन तीनों को यहाँ से बाहर निकाल के फेंको, ये लोग हमारी जरा भी इज्जत नहीं करते हैं। श्रेया ने अपना हाथ अब्बास के गले में डालते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो आप सब, ये लोग जो आपके सामने खड़े हैं ना, ये लोग अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इस लड़के ने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसे अपने साथ ले जाने की भी कोशिश की। वो तो मैं सही मौके पर मौजूद था, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया, वरना पता नहीं क्या कर लेता ये। और ये जो लड़की इसके साथ खड़ी है ना, एक जमाने में ये मेरी गर्लफ्रेंड की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं इसे क्या हुआ है, बेकार से लड़के से बात की जा रही है और अब इस जिंदगी में ना कोई लक्ष्य नहीं रह गया इसके। तीनों के तीनों लोग एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे में तो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि इस तरह के लोगों के साथ कोई और रहे। हम लोगों के बीच ये खड़े हैं, ये हमारी तौहीन हो रही है, अब्बास ने जोर से कहा। जैसे ही सब लोगों ने अब्बास की बात सुनी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अंदर तक जोश से भर गए थे। अरे इसके कपड़े तो देखो कैसे फटे हुए दिख रहे हैं, हो सकता है ये पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक होगा और इसलिए यहाँ पर आ गया है, लेकिन इसने इस लड़की को तो पूरी तरीके से बेवकूफ बना दिया। और ये लड़की भी तो बेवकूफी है, इसे एक बार जरा देखो तो ये देखने में कितनी सुंदर है, लेकिन फिर भी ये ऐसे लड़की के साथ क्या कर रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। गूंगा गा रहा है और बहरे नाच रहे हैं भाई साहब। लकी को इस बात पर सुनते ही गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम लोगों को ना इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेरी और इन लोगों की बस बनती नहीं है, इसलिए ये लोग मेरे बारे में और मेरे दोस्तों के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। अबे जा, क्या बकवास कर रहा है? खा कसम उस दिन तूने मेरा वहां होटल में हाथ नहीं पकड़ा था, तुझे याद नहीं आ रहा है? तो मैं याद दिला देती हूँ, सीसीटीवी दिखाऊं क्या?
श्रेया ने कहा। मैंने तुम्हारा हाथ सिर्फ इसलिए पकड़ा था क्योंकि लकी से पहले ठीक से अपनी बात को समझा पाता कि उससे पहले ही अब्बास ने उसे बीच में रोक दिया और उसकी बात को काटते हुए बोला, देखा ना आप लोगों ने, सुनिए इसकी बात, ये आदमी खुद अपने मुंह से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा था। अब जब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हमें इस आदमी को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए तो मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या हमें इसे बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? हाँ, लेकिन हमारे पास इन लोगों को बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है ना। तभी एक लड़के ने कहा, अरे मैं वॉलंटियर्स का रिक्रूटर हूँ और मैं अपनी तरफ से ये घोषणा करता हूँ कि जो आदमी सबसे पहले इसे बाहर निकालेगा उससे मैं 10,000 रुपए का इनाम दूंगा, अभी क्या अभी। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा। पैसों का नाम सुनते ही इस काम के लिए कई लोग आगे आ गए। अब्बास इस चीज को अच्छी तरीके से जानता था। सच में? इतने में एक मोटा सा आदमी अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। उसे लग रहा था कि ये तो 10,000 रुपए का इनाम पा सकता था, इसलिए उसने अपनी जगह पर से खड़े होकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, तो फिर मैं ही आता हूँ। बाकी लोगों ने जैसे ही उद्घोष सुना तो उन्हें लगा कि ये मोटा आदमी अकेला ही सारा इनाम खाने की फिराक में था और बाकी के लोग ऐसा होने नहीं दे सकते थे। उन्होंने भी तुरंत अपनी जगह पर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं मैं भी कर सकता हूँ, अरे हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना है। और इतने में 10 से भी ज्यादा लोग लकी की दिशा में आगे बढ़ गए। अरे पागल हो गए हो क्या कर रहे हो, हट जाओ यहाँ से, कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सिमोना को भी काफी डर लग रहा था। उसने लकी का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, लकी अब क्या करना है? लकी ने जैसे ही उसका ये सवाल सुना तो वो उन दोनों लड़कियों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो दोनों उसके पीछे थे और लकी ने पास में रखा हुआ एक स्टूल अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही वो लोग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे तो उसने वो स्टूल जोरों से हवा में लहराना शुरू कर दिया। वो सब लोग एक बार के लिए स्टूल को देखकर डर गए और जहां पर खड़े थे वहीं पर रुक गए। लेकिन लकी भी जानता था कि वो इस हाल में ज्यादा देर तक इन लोगों को रोक कर नहीं रख सकता था और ये 10 के 10 लोग उसकी तरफ इसी तरह से बढ़ते रहे तो वो उसका स्टूल भी कभी भी छीन सकते थे और उसे तोड़ सकते थे। जिस तरह से वो पागल हुए जा रहे थे ना, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उन लड़कियों का फायदा उठा सकते थे। इसलिए उसने जोर से कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, हम लोग खुद यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। अरे वाह लकी, वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात कही तुमने कि तुम अपने आप यहाँ से जाने के लिए तैयार हो। तो तुम सच में एक कुत्ते हो लकी। श्रेया ने लकी को देखा और उसके ऊपर जोर से चिल्लाते हुए बोली और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान देखकर ये बात साफ हो गई थी कि वो जीत चुकी थी। उसने अपना फोन उठाया और उसमें एक फोटो खोल लिया। उसके बाद उसने अपने फोन को टीवी से जोड़ दिया और वो फोटो सिमोना को दिखाते हुए बोली, सिमोना देखो जरा इसको, आज तो पूरी दुनिया ने मुझे अपनी टीवी पे देखा होगा। भले ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कितना ही नाम क्यों ना हो, पर फिर भी तुम यहाँ पर सिर्फ एक वॉलंटियर हो। अगर तुम मर भी जाओगी ना तो भी आज मैंने जो किया है ना उसकी बराबरी नहीं कर पाओगी, किसी हाल में नहीं कर पाओगी और इस वजह से देखना तुम शर्म के मारे मर ही जाओगी। इधर अब्बास ने भी उसकी बात सुनी तो उसे हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, साले फटीचर, अब तो खुद अपने पैरों से यहाँ से बाहर जाना चाहता है, लेकिन मैं तुझे ऐसे बाहर नहीं जाने देने वाला। मेरी बात सुनो दोस्तों, जो इस आदमी और इन लड़कियों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक कर आएगा ना, मैं उसे अपनी तरफ से 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। आप सब लोगों को भी पता है ना कि सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है पैसा। जैसे ही लोगों ने उसके मुंह से 50,000 रुपए का नाम सुना तो फिर से लोगों की आंखें लाल होनी शुरू हो गई। अब लकी का उन लोगों के सामने हवा में स्टूल लहराना अपने आप में बेकार था और सब करने का कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग उसकी दिशा में बढ़ रहे थे और वो ऐसे देख रहे थे जैसे वो बकरा हो और ये सब उसे हलाल करना चाहते हो। जब लकी ने पाया कि उन लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया था और उसे खींचकर अपने साथ ले जा रहे थे तो लकी ने अपना स्टूल फेंका और वो सिमोना और कुमारी की तरफ पलट कर खड़ा हो गया। वो किसी भी हाल में उन लोगों को किसी तरह की चोट नहीं आने देना चाहता था। अचानक से हॉल का दरवाजा खुला और वहां पर एक जोरदार आवाज हुई, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या सब चल रहा है यहाँ पे? जैसे ही उन लोगों ने उनकी आवाज सुनी तो वो लोग डर के मारे चौंक गए। वो लोग एक बार के लिए रुक गए और उन्होंने पलट कर देखा तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ में अंदर चला रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना था और उसने सब लोगों को देखा और झेपते हुए कहा, तुम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल गेम्स में सर्वे के लिए आए हो ना, खुद खेलने के लिए नहीं आए हो जो इस तरह की हरकत कर रहे हो। तुम सब क्या चाहते हो कि मैं तुम लोगों को इस तरह इसी वक्त बाहर कर दूं यहाँ से? ये कोई और नहीं बल्कि अभिलाष था। वो इस ग्रुप का डायरेक्टर था और उसी के हिसाब से ये सब लोग काम कर रहे थे। वो साथ में इन खेलों का आयोजन करवाने वाली समिति का एक सदस्य भी था और एक बड़ा नाम भी। वो सिर्फ वॉलंटियर, सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी लोगों को देखता था। अब इन सब लोगों को उससे इस बात का डर नहीं था कि वो इनके पैसे काट सकता था। उन सब लोगों को
देखकर इस बात का डर लग रहा था कि हो सकता था कि अभिलाष के हाथ में वो पावर थी जिससे वो लोग सच में बाहर हो सकते थे। अगर वो इन्हें बाहर नहीं भी करता तो उन्हें इवैल्यूएट करने की जो पावर थी वो भी अभिलाष के हाथ में ही थी। और अगर वो लोग अभिलाष की इवैल्यूएशन को सही तरीके से नहीं आंकते तो ना तो उन्हें किसी तरह का इनाम मिलने वाला था और ना ही उन्हें कॉलेज में दिखाने के लिए कोई सर्टिफिकेट। उनका ये पूरा 1 महीना बेकार हो जाने वाला था जिसमें उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और ऐसा वो होने देना चाहते नहीं थे। अरे अभिलाष जी, नहीं जी, ये तो बस मजे ले रहे हैं, सब जवान लोग हैं तो बस ऐसे ही, अब्बास ने उसके पास जाते हुए कहा और उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। अच्छा अब्बास जी, आप यहाँ पर हो, बढ़िया। अभिलाष ने उन लोगों से हेलो किया और बोला, ओपनिंग सेरेमनी में एक इमरजेंसी हो गई है। आज एक देश के डेलीगेट यहाँ पर अपनी भाषा में भाषण देने के लिए आने वाले थे, लेकिन उनका जो ट्रांसलेटर था ना, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाया। अब हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनकी भाषा बोल सके। क्या तुम में से कोई उनकी भाषा बोल सकता है? अभिलाष ने पूछा। कौन सी भाषा है उनकी? तभी किसी की एक आवाज आई, मलय। ये सुनते ही कुमारी थोड़ी हैरान हो गई। भले ही उसे भाषा का नाम ठीक से याद नहीं रहता था, लेकिन फिर भी उसे ये याद था कि वो भाषा मलय ही थी। नाम सुनते ही उसे ये चीज याद आ गई। उसने धीरे से कहा, अगर राजा आ रहा है तो उसे बोल दो कि उनकी रानी भी आ रही है। कुमारी, क्या कहा तुमने? लकी और सिमोना ने उसकी बात सुन ली और उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही थी। नहीं कुछ नहीं, कुमारी ने कहा। बाकी सब लोग भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि मलय तो बहुत ही छोटे देश की भाषा थी, ऐसे में वो भाषा कौन बोल सकता था? कोई नहीं है जो उस भाषा को बोल सके? अभिलाष ने फिर से आवाज देते हुए पूछा, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। वो आगे आया और उसने लोगों के चेहरे देखने शुरू कर दिए, लेकिन सबकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को ये भाषा नहीं आती थी। उसने अपना फोन उठाया और बाकी लोगों से पूछा, लेकिन उन्हें भी ऐसा कोई मिल नहीं पाया जो इस भाषा में बात कर सके। देखो, अगर तुम लोगों को एक ट्रांसलेटर नहीं मिला तो ना तो ये हमारे लिए, खेल जगत के लिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, समझे? अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिलाष ने कहा और उसकी नजर टीवी पर जा पड़ी। उसने देखा कि टीवी में एक 4 से 5 सेकंड का शॉट आया जिसमें बराना का राजा चला आ रहा था। उसने काले और सफेद रंग की हैट लगा रखी थी और वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके पास एक सीट खाली थी जिस पर लिखा था क्वीन ऑफ बराना। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कुमारी अभिलाष की समस्या को हल कर देती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी, सिमोना और कुमारी जब बाकी लोगों के साथ में बैठकर सेरेमनी देख रहे थे तो इतने में अब्बास और श्रेया भी वहां पर आ गए। अब्बास ने लकी के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और वो उन्हें बाहर कर देने के लिए लोगों को 50,000 रुपए तक देने के लिए तैयार था। बाकी सब लोग भी लकी की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अभिलाष वहां पर आ गया। असल में बारन का कोई राजा था जो वहां आया था, लेकिन उसके साथ में कोई ट्रांसलेटर नहीं था। जैसे ही कुमारी ने उसे देखा तो वो पहचान गई कि ये तो बारन का राजा था। उसने अपना दिमाग लगाया और फिर जोर से बोली, क्या यहाँ पे बारन की रानी नहीं आने वाली है? अभिलाष ने उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बारन की रानी भी आने वाली थी, लेकिन वो आज पता नहीं क्यों नहीं आ पाई। अब रानी को इंग्लिश नहीं आती। ये सुनते ही कुमारी का चेहरा पूरी तरीके से खिल गया। वो लकी के कान के पास में आई और उसने कहा, जो भाषा की ये बात कर रही है ना, वो मुझे आती है। क्या सही में? लकी उसकी बात सुनकर चौंक गया। एक बार के लिए तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे उसने घूमकर कुमारी का चेहरा देखा तो वो मारे खुशी के पागल हो गया। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुमारी आज की शाम सब लोगों के सामने उस रानी की बातों का अनुवाद कर सकती थी। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो रानी चाह क्या रही थी। इससे पहले कि लकी अपनी तरफ से कुछ कहता, उसने पहले ही कुमारी ने अपना हाथ उठाया और बोली, अभिलाष जी, मैं ये भाषा बोल सकती हूँ। जैसे ही उसने इतना पर कहा कि सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और उसकी शक्ल देखते ही अभिलाष ने कहा, अच्छा सच में, क्या ये तुम काम कर सकती हो? देखो, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो आ जाओ, क्योंकि मुझे इस भाषा को बोलने वाले की जरूरत है। मुझे मालूम नहीं कि तुम सही बोल पाओगी या नहीं बोल पाओगी, क्योंकि मुझे ये भाषा आती नहीं और मैं तुम्हारा एड्रेस नहीं ले पाऊंगा। पर अगर तुम कर सकती हो, कॉन्फिडेंट हो, सही बता रही हो, तो आ सकती हो और इतने सारे लोगों के सामने खुद को साबित कर सकती हो। आ जाओ, अभिलाष ने कहा।
और फिर वो बाहर की तरफ आने लगा। इधर लकी भी कुमारी को अपने साथ लेकर बाहर की तरफ आने लगा था। इसके बाद तीनों जैसे ही बाहर की तरफ आने लगे कि इतने में पीछे से श्रेया ने कहा, अभिलाष सर, ये लड़का आपसे झूठ बोल रहा है। मैं इस लड़के के साथ पढ़ी हूँ और मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ ना कि ये काम कर पाना इस आदमी के बस की बात नहीं है, श्रेया ने कहा और लकी की तरफ घूरते हुए देखने लगी। बाकी सब लोग भी ऐसा कर रहे थे और शायद लकी ने ये बात इसलिए कही थी ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। अब अगर लकी यहाँ से ऐसे ही निकल जाता तो इन लोगों के हाथ से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी जा सकती थी और वो लोग इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहते थे। ऐसे में बाकी लोगों ने भी लकी के बारे में वैसी ही टिप्पणी करनी शुरू कर दी। अभिलाष सर, इसकी बस की बात नहीं है। अरे सर, अगर इसने ऐसा कर लिया तो मैं जिंदगी भर के लिए ना एक पैर पे चलूंगा। हाँ, एक तो एक नंबर का ही फटीचर आदमी है सर। इसे ठीक से इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी और ये लड़का खुद की कोई पढ़ी लिखी इसकी हैसियत नहीं, ऐसे में ये दूसरी भाषा कैसे बोल सकता है? हम इसे ऐसे झूठ बोल कर ना यहाँ से जाने नहीं देने वाले सर। अब अभिलाष के मन में भी लकी के लिए शक पैदा हो गया। उसे भी यही लगने लगा कि लकी ने जिस तरह के कपड़े पहने थे और जिस तरह के उसके हाल नजर आ रहे थे, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे विश्वास किया जा सके कि उसे वो भाषा आती होगी। लेकिन अभिलाष को लगा कि उसकी बात सुनने के अलावा उसके पास इस वक्त और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी उसके साथ में कोशिश करना जरूरी समझा। अरे तुम चलो यार, जो होगा देखा जाएगा, अभिलाष ने कहा। रानी वहां पर बैठी घबरा रही थी और अभिलाष का इंतजार कर रही थी, इसलिए अभिलाष उन्हें अपने साथ लेकर अपने ऑफिस में आ गए। अब जैसे ही उनके डायरेक्टर ने अभिलाष को कुमारी और लकी के साथ देखा तो एक बार के लिए उनका दिमाग खराब हो गया। लेकिन फिर जब अभिलाष ने बताया कि वो मलय बोल सकती थी तो खुशी के मारे उछल पड़े। उसने लकी और कुमारी को अपने साथ में खींचा और कुछ लोगों से मिलवाने लगे। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, असल में मैं वो भाषा नहीं बोल पाता हूँ, लकी ने शर्माते हुए कहा। क्या तुम नहीं बोल सकते हो तो तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? डायरेक्टर का सारा गुस्सा उसकी नाक पर आकर बैठ गया। इतने में लकी ने उसे शांत करवाने के लिए कहा, अरे नहीं सर, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जो ये लड़की है ना, ये बोल सकती है, लकी ने कहा और फिर कुमारी को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कुमारी और रानी के साथ में आए हुए लोगों ने उस भाषा में एक दूसरे से बात की और उन लोगों की बात सुनकर अभिलाष और उस डायरेक्टर की जान में जान आ गई और वो लोग पागलों की तरह हंसने लगे। अब ऐसे में कुमारी ने उस डायरेक्टर की तरफ देखा और कहा, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं कैमरे के सामने आकर खड़ी नहीं हो सकती। हम लोग चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं पीछे से हिंदी में बोल दूं और कैमरे के सामने उसे कोई और आकर बोल दे। क्या क्या बोलते हैं, सही रहेगा ये? डायरेक्टर ने कुमारी की बात को थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर उसने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। वो भी इस बात के लिए राजी हो गया क्योंकि उसके हिसाब से कुमारी भी अच्छी नहीं लगती थी और अगर वो उसके सामने टीवी पर आते तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते और उनकी बदनामी भी होती। इसलिए कुमारी ने जो सुझाव दिया था वो उन लोगों को सही लगा। डायरेक्टर, मुझे लगता है कि आप जिस इंग्लिश बोलने वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं ना, मेरे पास वो लड़की भी है। मेरी एक दोस्त है जो इस मामले में मदद कर सकती है, लकी ने उस डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। जब उसे याद आया कि किस तरह से श्रेया ने अभी सिमोना की फजीहत की थी, लकी को लग रहा था कि ये बहुत अच्छा मौका था कि सिमोना उसे उसी की भाषा में पलटकर जवाब दे। अच्छा ठीक है, तो उसे भी बुला लो, डायरेक्टर ने कहा। उसे भी मालूम था कि उसके पास में ज्यादा वक्त नहीं था। ऐसे में जो लकी कह रहा था वो सही कह रहा था। लकी तुरंत फिर से हॉल में गया और वहां से सिमोना को बुला लाया। उन दोनों ने फिर से अपने कपड़े बदले और थोड़ा सा मेकअप करके स्टेज पर पहुंच गए। इधर कुमारी ने भी मैस्कॉट के कपड़े पहन लिए थे ताकि उसका चेहरा लोगों के सामने ना पाए। उसने किसी शेर के जैसे कपड़े पहने थे। थोड़ी ही देर के बाद वो राजा अपने भाषण देने के लिए आ गया और डायरेक्टर ने अपने लोगों को बोल दिया कि वो लकी और उसके लोगों को राजा के पास जाकर खड़ा कर दे। जब लकी वहां पहुंचा तो दंग रह गया। उन दोनों लड़कियों के पीछे रहने में लकी को भी बहुत मजा आ रहा था। वो अपने आप में बहुत खुश महसूस कर रहा था। ढेर सारे लोगों के बड़े बड़े नेता और राजा वहां पर खड़े थे और लकी उन्हें बस देखे जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा था क्या वो सच था या नहीं। उसने एक नेता का भाषण खत्म हो जाने के बाद उस राजा को स्टेज पर बुला लिया। जैसे ही उसका नाम आया तो सब लोगों ने पागलों की तरह तालियां बजानी शुरू कर दी। अपना नाम सुनते ही वो राजा खड़ा हो गया। लकी और सिमोना उसे देखकर थोड़ा सा हिचके। कुमारी जिसने शेर के जैसे कपड़े पहने थे उसने धीरे से लकी को हाथ लगा दिया। इतने में लकी ने भी उसकी बात का जवाब दिया। राजा पोडियम पर आया और उसने भाषण शुरू किया। वो जब बोल रहा था तो लोगों की नजर उसके ऊपर से हटी नहीं रही थी। सब लोग उसकी भारी सी आवाज और दमदार भाषण के मुरीद हो चुके थे, लेकिन क्योंकि वो अपनी भाषण में बात कर रहा था इसलिए कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। लकी जो कि पीछे खड़ा था उससे कुमारी की आवाज आनी शुरू हो गई। नमस्कार, मैं यहाँ आपके देश भारत आकर बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ।
लकी ने इधर से कुमारी द्वारा कही गई इस लाइन को हिंदी में अनुवाद करके दोहरा दिया। साथ ही सिमोना ने दूसरी तरफ उसे इंग्लिश में दोहरा दिया। जैसे ही लोगों ने उस लाइन को सुना तो उन्हें खुशी महसूस होने लगी और उन्होंने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। उनकी तालियां सुनते ही लकी और सिमोना की जान में जान आई। वो खुद भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि वो राजा क्या कह रहा था। धीरे धीरे कुमारी की मदद से लकी और सिमोना ने उनके भाषण की भाषा बदलकर लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया और उनका काम सच में काफी अच्छा लग रहा था। इधर हॉल में जैसे ही लोगों ने देखा कि अब लकी और सिमोना टीवी पर आए हुए थे तो सब लोगों के होश उड़ गए। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लोग देख रहे थे वो सच था। श्रेया की आंखें तो खुली की खुली रह गई थी और अब उन्हें चाहकर भी वो बंद नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो हो रहा था ये कैसे हो रहा था और बस वो किसी भूत की तरह टीवी को देखे जा रही थी। जब तक लकी ने अपना मुंह नहीं खोला था तब तक श्रेया को विश्वास नहीं हुआ कि वो मलय भी बोल सकता था। लेकिन जैसे ही उसने मलय बोला श्रेया का मुंह तो खुला का खुला रह गया। लेकिन उसमें भी एक चीज पकड़ ली थी। जैसे ही राजा अपनी बात खत्म कर रहा था उसके तुरंत बाद लकी उसे हिंदी में नहीं बदल पा रहा था। उसे थोड़ी देर लग रही थी और श्रेया के हिसाब से ये पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात थी। न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक था। उसे तो यहाँ तक लगने लगा कि इस चीज का असर दोनों देशों के रिश्ते पर भी पड़ सकता था। श्रेया के हिसाब से ये जो कुछ हो रहा था ये किसी गुनाह से कम नहीं था और जैसे ही उसे ये पता चला तो वो अपने दिल में हंसने लगी। उसके हिसाब से इस दुनिया में आज तक उसने लकी से बड़ा और कोई बेवकूफ नहीं देखा और उसकी बेवकूफी में सिमोना भी उसका साथ दे रही थी। ये बात श्रेया को और ज्यादा खल रही थी। श्रेया ने अपने मन में पूरी रूपरेखा बना ली थी जिसके जरिए वो सिमोना और लकी को जेल भिजवा देने वाली थी। लेकिन जब बाकी लोगों ने देखा कि लकी उस राजा की भाषा का अनुवाद कर रहा था तो उनके कान खुले के खुले रह गए। सब लोग ये देखकर आपस में बात कर रहे थे कि तभी श्रेया का शरीर सुन पड़ गया। जब उसने लोगों से बात करते सुना कि सच में लकी ही उसकी भाषा का अनुवाद कर रहा था तो एक बार के लिए उसे लगा कि क्या सच में लकी ही उसकी भाषा का अनुवाद कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा आखिर कैसे हो सकता था। उसने ये भाषा कब सीख ली? वो तो उसे इतने सालों से जानती थी और उसे देखकर तो उसे कभी नहीं लगा कि वो उस भाषा को सीख सकता था। 2 साल में वैसे भी कोई इतनी मुश्किल भाषा को कोई इतनी अच्छे से कैसे सीख सकता था। बाकी लोगों ने देखा अब कैमरा लकी और सिमोना पर से हट गया और वो सिर्फ राजा पर ही रह गया था। उसे देखते ही लोग समझ गए कि लकी और सिमोना अंदर आने वाले थे। क्या गजब लोग है ना, कितने अच्छे से उस राजा की भाषा बोल रहे थे और कैमरा भी पूरे टाइम उन पर ही लगा हुआ था। पूरे देश ने उन दोनों को देखा होगा। मुझे तो उनसे जलन हो रही है यार। हम तो इन्हें बाहर निकालने की सोच रहे थे और देखो इन्होंने हमारी नाक बचा ली। सब लोगों के सुर अब बदल चुके थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या श्रेया उनकी जुबान बदल पाती फिर से? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और सिमोना स्टेज पर आ चुके थे। पीछे से कुमारी भी शेर जैसे कपड़े पहनकर वहां आ गई। जैसे ही राजा ने अपना भाषण शुरू किया तो उन लोगों ने उसके भाषण को हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद करना शुरू कर दिया। अब ये देखकर हॉल में खड़े सारे लोगों के तो होश उड़ गए। उन्हें देखकर ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में लकी ऐसा कर सकता था। लेकिन जब श्रेया ने उसे देखा तो उसे लगा कि लकी ने ये सब किसी चालाकी से किया था और इसलिए वो उसे जेल भी भिजवाने के लिए